तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रपति को लेकर कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है। तो मतलब कौन से देश के ऐसे राष्ट्रपति है या कोई सम्राट है जिसकी तुलना भारत के राष्ट्रपति से की गई है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट। ब्रिटेन के सम्राट से इनकी तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है कि जो भी संघ के अंदर कार्य चल रहा है तो उसकी सारी पावर किसके एक अंडर में है, तो वह राष्ट्रपति में। और आर्टिकल नंबर 53 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। राज्य का प्रधान नहीं होगा, केवल सरकार का प्रधान होगा। डी ऑप्शन है राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान होगा, क्योंकि एक संघ को राज्य के नाम से भी एक प्रदर्शित किया गया है, तो पूरे राज्य का प्रधान हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है भाई। भारत का वास्तविक शासक, बी ऑप्शन है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी ऑप्शन है राज्य और सरकार का अध्यक्ष, और डी ऑप्शन है बहुमत दल का नेता। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है और भारत का वास्तविक अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता, जो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, तो वो पूछी हुई है इनमें से कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो वह भारत का नागरिक हो, सही आंसर है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही आंसर है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता होनी चाहिए, सही आंसर है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वह सिर्फ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वह व्यक्ति कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 60 वर्ष, क्या 65 वर्ष, क्या 70 वर्ष, या कोई आयु सीमा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिए या नहीं होती है हमारे राष्ट्रपति की जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। और ध्यान रखेंगे ये इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिएगा, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट होंगे, कितने सही होंगे, वो चीज़ का भी आप पता लगाइएगा। और एक प्रकार का टेस्ट रहा है आप लोगों का ये, और आप लोग ध्यान रखेंगे जो भी हमारी क्वेश्चंस की सीरीज आती है या एक वीडियो आती है उसको आप लोग पूरा देखिए, उसको आप लोग एक टेस्ट के माध्यम से करिएगा कि हमारे कितने आंसर सही जा रहे हैं, कितने आंसर गलत जा रहे हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति भारत में जो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? क्या 2 बार, 3 बार, 4 बार, या कोई सीमा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। चाहे वो 1 बार, चाहे वो 2 बार, चाहे वो 3 बार, 4 बार राष्ट्रपति बने, लेकिन ऐसा अब तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ है। भारत के सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति सिर्फ 10 साल के लिए 2 बार ही बने हैं, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मनोनीत रूप से होता है, या कोई प्रावधान नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखो राष्ट्रपति का चुनाव या चुनाव होने के तरीके यदि हम लोग आपको बताएं 2 तरीके से होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्टली वो इलेक्शन होता है या वो चुनाव होता है
जहां पर जनता वोट नहीं करती है, जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुने गए हैं वही सिर्फ वोट करते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर हो गए, तो ये सिर्फ वोट करेंगे तो वो हमारा इनडायरेक्टली होता है। और जहां पर जनता वोट करती है जैसे प्रधानमंत्री के इलेक्शन में, तो वो हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन की, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? अनुपातित प्रतिनिधि प्रणाली, ये एक विधि है, एक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को कौन निर्देशित करता है, मतलब कौन चलाता है? तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में ही चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा होता है राष्ट्रपति से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? प्रस्तावक कौन होते हैं? जैसे हम लोग भाई पर्चा भरने जाते हैं, तो पर्चा भरते समय यदि हमारे साथ में कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो एक प्रस्तावित मतलब एक प्रस्ताव पर सिग्नेचर करने के बाद ये कहते हैं हम लोग इसके साथ में हैं, और अनुमोदक वो होते हैं जो एक मौखिक रूप से ये कहते हैं कि हम इस व्यक्ति के साथ में हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। तो कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक होने जरूरी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी बात योग्य मानी जाती है? भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, सही है। कोई लाभ ग्रहण किए हुए हो, ये सही नहीं है। ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा इनके लिए सही नहीं है। तो कोई लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, कोई मंत्री ना हो, तो इस तरीके से कोई भी लाभ के पद पर ना हो राष्ट्रपति बनने या निर्वाचित, या हम लोग कह सकते हैं नामांकन कराते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद के निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव से संबंधित एक विवाद मामले होते हैं उनको निपटारा करता है? तो अनुच्छेद नंबर है हमारा 71, इस अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? कहने का मतलब मेरा यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 57 में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होने चाहिए कौन कौन से सदस्य? मतलब ऐसे व्यक्ति पूछे हुए हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे या वोट डालेंगे, तो वो व्यक्ति कौन कौन होंगे? देखो भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे राज्यों में होती है वो विधानसभा होती है, उसके निर्वाचित सदस्य, और जो हमारे केंद्र में होती है संसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें विधान परिषद शामिल नहीं होती है, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को चुनाव करने के लिए कौन कौन व्यक्ति शामिल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो जिस पर हम लोग कहते हैं महाभियोग लगना, अनुच्छेद नंबर 61 के तहत महाभियोग लगना। ये क्या होता है भाई? महाभियोग लगना मतलब एक इम्पीचमेंट होता है, इंग्लिश में कहते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है और अनुच्छेद नंबर 61 में है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो संविधान के अतिक्रमण करने पर, मतलब संविधान का उल्लंघन कर दिया जाए या कोई संविधान के एक अंतर्गत रहते हुए कोई ऐसा कार्य जो संविधान के विपरीत में था वो कार्य कर दिया जाए तो उन पर महाभियोग का एक प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के देश से ली गई है, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति का जो पद था वो भी अमेरिका देश से ही लिया गया है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखो ये शपथ लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत दिलाते हैं? और भाई ये दिलाते हैं अनुच्छेद नंबर 60 के तहत। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो 3 हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में, उनमें से कोई एक व्यक्ति जो सीनियर होगा, वरिष्ठ होगा, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन की बात आ रही है तो अनुच्छेद नंबर 58 में है। राष्ट्रपति की योग्यता के वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रख रहा हो, तो ये सारी क्वालिटी उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? मतलब राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई गई थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिलाई थी, और राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देगा वो किसको देगा? वो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति, राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति मतलब जो माफी की सजा को, या हम लोग कह सकते हैं सजा को माफ कराने की जो पावर होती है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को होती है, केंद्र में वो राष्ट्रपति और राज्य में होती है राज्यपाल को। तो राष्ट्रपति को समाधान की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद नंबर 72 के तहत है। और राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 161 के तहत समाधान की शक्ति है, किसी की फांसी को रुकवा सकते हैं और किसी की सजा को कम करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यवाही राष्ट्रपति बनता है? मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जैसे कि हम लोग कहने लगे राष्ट्रपति कहीं विदेश में गए हैं, राष्ट्रपति कोई बीमार पड़ चुके हैं, राष्ट्रपति किसी शादी समारोह में बिजी हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए तो तब उनका कार्यवाही जो राष्ट्रपति बनता है वो कौन बनता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पास ये एक ऐसा प्रावधान है कि वो हमारे भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन कितने रुपए प्रति माह होता है? तो कितने रुपए प्रति माह दिया जा रहा है? तो ये भी हाल ही में 2018 में बजट सत्र में संशोधन करके राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाई गई थी, और ये क्या था हमारा 5 लाख रुपए प्रति माह इनकी सैलरी होती है, 5 लाख रुपए बिना टैक्स के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? मतलब हमारे भारत के ऐसे कौन से पूर्व गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे जो राष्ट्रपति बने थे बाद में? तो वो थे हमारे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यहां पर ऑप्शन नहीं है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, तो ध्यान रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे हैं और 5 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। 15 साल का कार्यकाल रहा है इनका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को लेकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 10 वर्ष तक रहा है? तो ऐसे सिर्फ हमारे भारत के 2 ही उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 10 वर्ष तक रहा है, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और एक हैं हामिद अंसारी, हामिद अंसारी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं?
सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों भाई? 24 जनवरी 1950 को इनकी नियुक्ति किसने करी थी? संविधान सभा के द्वारा। इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। कब तक रहे? 1962 ईस्वी तक रहे हैं, तो तब तक रहे हैं भाई, सबसे लंबे समय तक, 12 साल लगभग, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 67 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और तीसरे नंबर के भारत के राष्ट्रपति कहे जाते हैं जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक रहा था और इनकी मृत्यु हो गई थी अपने पद पर रहते हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले निर्विरोधी राष्ट्रपति कौन थे? जिनके विपक्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा था, जिनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया था सभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो ये व्यक्ति थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी, इनको बनाया गया था निर्विरोधी। भारत के पहले राष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोधी चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? कौन व्यक्ति ऐसे थे जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? भाई डॉक्टर राधाकृष्णन जी रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह जी रहे हैं और सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन थे? भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन थे? तो इनका सही आंसर है हमारा वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटे गिरी इनका पूरा नाम है। ये भारत के पहले एक गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति उम्मीदवार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहा है? तो भारत के ऐसे व्यक्ति जो 2 बार लगातार हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो इनमें कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। हमारे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता देता है? कि दोबारा से एक पुनः निर्वाचित हो जाए, एक बार जैसे राष्ट्रपति बन गए थे उसके बाद दोबारा से फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, तो कौन सा अनुच्छेद योग्यता देता है पुनर्निर्वाचित होने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को अपने ऑफिस में रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी? तो उसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मंडल के मंत्रियों की नियुक्ति, मतलब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्टेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभारी मंत्री होते हैं, जो हमारे केंद्र में मंत्री होते हैं, उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो या उनकी नियुक्ति की जाती है, वो कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करते हैं? क्या राष्ट्रपति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इनकी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि इनको शपथ जो दिला दी जाती है वो मंत्रिपरिषद के समय ही या सभी मंत्रियों के साथ में दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं हम लोग अध्यादेश। आपातकाल के दौरान? जी। वित्तीय आपातकाल के दौरान? नहीं। और सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में? जी हाँ। तो जिस समय हमारे भारत में कोई संसदीय सत्र नहीं चल रहा है और हमें कोई इमरजेंसी एक कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं और अध्यादेश के माध्यम से कानून बना देते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो आएगी जो बोर्ड पर हम लोग आपको पूरी तरीके से समझाएंगे ऑर्डिनेंस क्या है, अध्यादेश जारी कैसे कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र
शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। मतलब यदि अध्यादेश जारी किया था हमारे राष्ट्रपति ने और उसके बाद संसद का सत्र भी चल चुका है, तो सत्र चलने के बाद भी कितने समय तक वो अध्यादेश जारी रहेगा। तो इसका सही आंसर है 6 सप्ताह तक, मात्र 1.5 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है। कौन सी ऐसी वीटो पावर है जो नहीं है भारतीय राष्ट्रपति के पास? भाई पूर्ण निषेध वीटो पावर भारतीय राष्ट्रपति के पास है, निलंबित वीटो पावर भी है, पॉकेट वीटो पावर भी है, और इनमें से कोई नहीं। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि इनके पास सभी वीटो पावर है, ये जो तीनों दी गई है। इस वीटो पावर को भी हम लोग जानेंगे, बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे आपको, जो हमारी बोर्ड के जरिए जो वीडियो आएगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो सिर्फ हम कह सकते हैं लोकसभा में ही पारित हो गया तो मान्य होगा, उसके लिए राज्यसभा की सलाह लेना या राष्ट्रपति की सलाह लेना जरूरी नहीं है, लेकिन बिल को दिखाना पड़ेगा फिर भी राष्ट्रपति को, ठीक है, लेकिन इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? मतलब ऐसी कौन सी सूची है हमारी, क्योंकि हमने बताया था हमारी अनुसूचियों से संबंधित वीडियो आई थी, एक तो संघ सूची थी, राज्य सूची थी और समवर्ती सूची थी। तो इनमें से किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है सिर्फ हमें संघ सूची, संघ सूची में अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान कर सकता है? जैसे कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो केस हुआ था, 370 जो धारा थी वो राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में बिल आया था, तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किया था, तो वो परामर्श करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दी गई है भारतीय संविधान ने? तो अनुच्छेद नंबर 141 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या कर सके? भाई आपातकाल की घोषणा कर सके, करेगा, समाधान भी करेगा, अध्यादेश भी जारी करेगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के न्यायाधीशों को वो हटा नहीं सकता, ये अधिकार नहीं दिया गया है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? मतलब राष्ट्रपति सारे काम कर सकता है, लेकिन उसको जो हमारे भारत में मंत्रिपरिषद होता है या जो सरकार चल रही है उनकी बात भी मान्य होगी, और वह किस अनुच्छेद के तहत उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद नंबर 74, अनुच्छेद नंबर 74 के तहत वह एक बाध्य रहेगा हमारा किसी भी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। तो ये थे आज के हमारे बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से संबंधित सभी पर्सन, जो कहीं ना कहीं अगर किसी भी एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित पर्सन आएंगे तो इस वीडियो से कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। थैंक यू।